गीत खत्म हुआ तो सन्नान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास्कल किताबों की शेल्फ के पास खड़ी थी। उसकी निगाहें सन्नान पर थीं और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हें ये गीत पसंद आया? पास्कल ने नजरें झुकाकर पूछा। हाँ, बहुत खूबसूरत था। मैंने इसे पहली बार सुना है। तुमने ऐसे गीत पहले भी सुने होंगे? नहीं पास्कल, मैंने कहा ना, पहली बार। उसे मालूम था कि पास्कल सिर्फ गीत के बारे में नहीं पूछ रही। सच कहते हो? सन्नान ने सर हिला दिया। हाँ। पास्कल ने शेल्फ पर रखे रिकॉर्ड प्लेयर पर मॉडर्न जैज के एक मशहूर मौसीकार डेव ब्रोबैक का एक रिकॉर्ड रख दिया और वापस पलंग पर आकर बैठ गई। खिड़की के बाहर चमकती हुई सुनहरी धूप अब पीली पड़ रही थी। सन्नान ने वक्त देखा तो 5 बजने को थे। एक खूबसूरत दोपहर का इख्तिताम। खूबसूरत दोपहर के बाद एक खूबसूरत शाम भी तो शुरू होती है। नहीं पास्कल, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी खाला आने वाली होंगी। अच्छा, तो फिर ये रिकॉर्ड खत्म हो ले तो चले जाना। सन्नान का दिल भी जाने को नहीं चाह रहा था। वो कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। पियानो की मौसीकी हल्की सुरों में बजती रही और यूं बाहर हल्की पीली धूप मांद पड़ते पड़ते सुरमई अंधेरे में बदल गई। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पास्कल ने उठकर दरवाजा खोला। क्या हाल है बच्चों? सन्नान ये आवाज सुनकर फौरन खड़ा हो गया। दरवाजे में पास्कल की खाला खड़ी थी। मेहरबानी, शुक्रिया, सन्नान ने ताजीमन झुककर कहा। कहो, दोपहर कैसी रही? मेहरबानी? ये क्या मेहरबानी की गर्दान कर रहे हो? उसकी खाला ने हंसकर कहा और आगे बढ़कर सन्नान के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, मैं इतनी करख्त तबीयत नहीं हूं जितनी शक्ल से लगती हूं। इस लड़के ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? खाला अब पास्कल से मुखातिब थी। बहुत तंग किया है खाला, पास्कल ने शोखी से कहा। मेरी कोई बात ही नहीं मानता। खैर, ये तुम दोनों का ज़ाती मामला है। खाला फौरन गैर जानिबदार हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ पास्कल, सन्नान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, खाला एकदम संजीदा हो गई। जी? सन्नान ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर कहा। तुम अभी नहीं जा सकते, खाला ने रोब से कहा। खाना खाकर जाना। जी, बहुत बेहतर। सन्नान ने फौरन बात मान ली और चुपके से कुर्सी पर बैठ गया। पास्कल, मुझे तो भूख नहीं, तुम दोनों इसी कमरे में बैठे रहो, मैं खाना ले आती हूँ। नहीं खाला, आप दफ्तर में काम करते करते थक गई होंगी, आप आराम करें, मैं खुद ही ले आऊंगी। पास्कल ने आगे बढ़कर खाला के दोनों गालों पर बड़े प्यार से बोसा देते हुए कहा। भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, खाला ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा और फिर एकदम मुड़कर पास्कल के झुमकों की तरफ इशारा करके कहने लगी, अच्छे लगते हैं। खाला के बाहर जाते ही पास्कल ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारा यही इलाज है, जबरदस्ती। मैं तुम्हें रुकने का कहती तो कभी ना मानते। दरअसल इन्हें देखकर मुझे अपनी खाला याद आ जाती हैं, सन्नान ने हंसकर कहा। हूबहू ऐसी हैं, बातचीत में बेहद खौफनाक, मगर अंदर से इतनी रकीकुल कल्ब कि मैं एक रोज भी उनके घर ना जाऊं तो रो रो कर बुरा हाल कर लेती हैं। हालत यह है कि अभी तक मुझे बच्चा ही समझती हैं। अक्सर मुझे देखकर कहेंगी कि सन्नान, तुमने आज अपने बाल अच्छी तरह से नहीं बनाए, और फिर कंघी लेकर मेरी ठोड़ी तले हाथ रखकर बड़े एहतमाम से मेरे बाल संवारने लगती हैं। खैर जनाब, शाम के खाने के लिए क्या पसंद फरमाएंगे? कम से कम फ्रांसीसियों की मरगूब ग़िज़ा तले हुए मेंढक खाने का तो मूड नहीं, और पले हुए मोटे ताजे कीचुए के बारे में क्या ख्याल है? आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। सन्नान ने कुर्सी से उठकर दरवाजे का रुख कर लिया। बाहर खाला बैठी हैं। पास्कल ने धमकी दी। मैं पले हुए केंचुए खाने की बजाय तुम्हारी खाला का सामना करना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा बाबा, तुम बैठो तो सही, पास्कल ने हंसते हुए कहा और फिर रुक कर बोली, नहीं, बैठने से पहले ये मेज वहां खिड़की के पास रखने में मेरी मदद करो। मेज खिड़की के सामने रखने के बाद पास्कल ने उस पर एक सफेद मेज पोश बिछा दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के दराज में से 2 लंबी मोमबत्तियां निकालकर मेज के दोनों सिरों पर रख दी। अब की मर्तबा सिगरेट सुलगाने लगो तो अपने लाइटर से इन मोमबत्तियों को भी रोशन कर देना। सन्नान ने जेब से लाइटर निकाला और बारी बारी दोनों मोमबत्तियां रोशन कर दी। अब सिर्फ फूलों के गुलदस्ते की कसर है। पास्कल ने मेज का जायजा लेते हुए ताली बजाकर ऐलान किया, और खुराक की? सन्नान ने लुकमा दिया। दुरुस्त। पास्कल ने करीब आकर उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। उसके अज़ाइम एक पाकिस्तानी लड़की के नहीं थे। अब जाओ भी, सन्नान ने मुड़कर तेजी से कहा। जाती हूं, पास्कल ने मसनूई गुस्से से कहा और फिर कमरे से निकल गई।
کھڑکی سے نظر آنے والے شاہ بلوت کے درخت کی اوٹ میں ایک قدیم طرز کے کھمبے کی روشنی جل اٹھی اور پیرس کی شام کے سرمئی اندھیرے میں پھیل گئی۔ سنان اور پاسکل کے درمیان میز پر شمعوں کے 2 پیلے شعلے بڑی نرماہٹ سے حائل ہو رہے تھے۔ شاہ بلوت کے درختوں میں سے ہوتی ہوئی ایک سیلی خوشبو پہلو بدلتی ہوئی آتی، شمعوں کی لو تھر تھر آتی اور ان کا پرتاؤ پاسکل کی نیلی آنکھوں میں جھلکنے لگتا۔ نیلی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ تم میری بات نہیں مانو گے۔ کون سی بات پاسکل؟ تم کرسمس تک پیرس میں ٹھہر جاؤ۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ شمعوں کی روشنی اس کے جھمکوں پر پڑ رہی تھی اور ان میں سے ستارے پھوٹ رہے تھے۔ پاکستانی جھمکے پہن کر، ہاں مجھے معلوم ہے، پاکستانی جھمکے پہن کر مجھے ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اگر تم نے پھر ان جھمکوں کی بات کی تو میں انہیں اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، پاسکل نے دکھ سے کہا۔ اور تم بھی ایسی باتیں مت کرو پاسکل جن کا جواب تمہیں معلوم ہے۔ پاسکل خاموش بیٹھی روشن شمعوں کو تکتی رہی۔ غرناطہ کے درمیان ایک بلند پہاڑی پر ایک سرخ قصر الحمرا نام کا ہے۔ ہر شب وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ میں انہی چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر الحمرا کے فواروں اور جھرنوں کی مدھم گنگن سنتے ہوئے تمہیں خط لکھوں گا، اور ان چراغوں کی لو سے یہاں پیرس میں اس کھڑکی کے سامنے تمہارا خوبصورت چہرہ اور نیلی آنکھیں دمکنے لگیں گی۔ وہ کون سا ایسا فضول ہے جو لوگوں کو محبت ایسے جذبے کو ٹھکرا کر وہاں جانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ سنان نے پاسکل کے چہرے سے نظریں ہٹا کر شاہ بلوت کی اوٹ میں روشن کھمبے پر جما دی۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آج تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، اب میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ پاسکل نے نظریں اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے کہنے لگی، اگر میں اپاہج نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہسپانیہ چل دیتی، پھر دیکھتی تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ تم اپنے آپ کو اپاہج نہ کہا کرو پاسکل، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سنان نے رک کر کہا، تم بیساکھیاں کیوں نہیں استعمال کرتی؟ شاید ان کے سہارے تم بہتر طور پر چل سکو اور تمہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ پاسکل کی نظریں بے اختیار سنان کے چہرے سے ہٹ کر شیلف پر مرکوز ہو گئیں۔ تم نے شاید میری بیساکھیاں دیکھ لی ہیں۔ ہاں، بیساکھیوں کے سہارے میں یقیناً بہتر طور پر چل سکتی ہوں، لیکن میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ ان کو کندھوں کے نیچے رکھتے ہی مجھے اپنے اپاہج ہونے کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے۔ میں ابھی بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس تلخ حقیقت کے لیے تیار نہیں کر پائی۔ اسے فراریت کہہ لو، مگر مجھے بیساکھیوں سے نفرت ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک لڑکی بھی تو ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک عام لڑکی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی مگر اپنی کوتاہ نظری کو دور کرنے کے لیے اینک نہیں لگائے گی۔ یہ نسوانی انا کا مسئلہ ہے۔ بیساکھیاں ہاتھ میں لیتے ہی میری انا کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، میری صنف ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک اپاہج لڑکی کی بجائے صرف اپاہج رہ جاتی ہوں۔ کھڑکی میں سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دونوں شمعیں گل ہو گئیں۔ کمرہ بالکل تاریک ہو گیا۔ ہوا تیز ہو چلی ہے۔ پاسکل نے اٹھ کر کواڑ بند کر دیے۔ سنان نے جیب سے لائٹر نکالا اور شمع روشن کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور تندرست ہو جاؤ گی۔ سنان نے لائٹر جیب میں ڈالا اور اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے پاسکل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم ہے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ پاسکل کے لبوں پر حزن آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ البتہ میرے درد کے فاصلے گھٹتے یا بڑھتے رہیں گے اور ان کا انحصار۔ خیر چھوڑو، تم اب بالکل تھک چکی ہو پاسکل، مجھے چلنا چاہیے۔ ہاں واقعی اب میں تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ شب بخیر۔ سنان نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تمہیں فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ آتی ہوں۔ پاسکل کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، بلکہ تم ابھی میرے سامنے اپنے بستر میں لیٹ جاؤ اور آرام کرو۔ سنان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ لیکن مجھے تو ابھی شب خوابی کا لباس بھی پہننا ہے۔ قطعی ضرورت نہیں، خامخواہ تھکاوٹ ہوگی۔ چلو۔ سنان نے بستر کی چادر ایک طرف کر دی۔ پاسکل نے ایک ننھے منھے بچے کی مانند اس کے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ سنان نے اس کے اوپر کمبل ڈال کر تھپ تھپا دیا۔ بس اب ایک اچھی بچی کی طرح چپکے سے سو جاؤ۔ بچیوں کو لوری بھی تو سنائی جاتی ہے۔ پاسکل کا موڈ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا۔ اچھی بچیاں لوری سنے بغیر ہی سو جاتی ہیں۔
मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ और लोरी सुने बगैर हरगिज नहीं सोऊंगी। पास्कल ने आंखें झपकते हुए धमकी दी। कौन सी लोरी सुनोगी? वही शहजादे और शहजादी वाली। शहजादी जिसके सारे जिस्म में सुइयां चुभी थीं, और फिर एक रोज एक शहजादा उसकी सुइयां निकालने आ गया। सन्नान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। पास्कल, तुम बेहद अच्छी हो। और वो लोरी? जाने से पहले शमे गुल कर दूं? सन्नान ने सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। नहीं, इन्हें यूं ही रहने दो, पास्कल ने संजीदा होकर कहा। और जाने से पहले अपनी किताब जरूर उठा लेना, मेज पर पड़ी है। सन्नान ने हंचबैक ऑफ नॉटर डैम मेज से उठाकर बरसाती की बड़ी जेब में डाल ली। अच्छा, अब इजाजत है? उफ़ो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। पास्कल ने अपनी चादर उतार फेंकी और उठकर मजे से बिस्तर पर बैठ गई। और अब क्या याद नहीं रहा? तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कल तुम मुझे कहाँ मिलोगे और कितने बजे? कल? हाँ, कल तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, इसलिए कल तो नहीं, अलबत्ता परसों मैं खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, कल। पास्कल ने नर्म तकिए पर गुस्से में एक जोरदार मुक्का रसीद किया और मुंह फुलाकर बैठ गई। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक? प्लीज सन्नान। पास्कल बच्चों की तरह घुटनों के बल चलती हुई पलंग के सिरे पर आ गई और सन्नान की बरसाती का कॉलर पकड़ लिया। तुम अगर कल ना आए तो मेरा दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और फिर उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं? सन्नान ने हैरान होकर कहा। हाँ, तुम आ जाते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और अगर तुम कल ना आए तो इतना दर्द होगा कि बस। भाई, ये तो ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल है। पास्कल ने बरसाती का कॉलर जोर से खींचा। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। तो ये जंग हो रही है या मोहब्बत? बताऊं? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। पास्कल ने सन्नान की बरसाती के कॉलर छोड़कर बाहें उसके गले में डाल ली और अपना चेहरा करीब ले आई। अच्छा, तो फिर मैं कल आ जाऊंगा। सन्नान ने जल्दी से उसके बाजू पकड़कर अपने आप को छुड़ा लिया। बुज़दिल? पास्कल ने हंसकर कहा और फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। बुज़दिल ही सही, सन्नान ने खिफ़त मिटाने के लिए कहा। और सुनो, सोते वक्त ये झुमके उतार दिए जाते हैं। पास्कल ने झट दोनों झुमके कानों से अलहदा किए और सन्नान की जानिब उछाल दिए, जिसने उन्हें ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दिया। और कुछ नहीं, अब मैं चलता हूं। कितने बजे आओगे? सुबह किसी वक्त, 9 बजे के करीब। फिर बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक तो है, लेकिन तुम बेहद सुस्त वाक़े हुए हो। 9 बजे की बजाय आओगे 12 बजे। क्यों ना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊं? तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी, मुझे अपना पता लिख कर दे दो। सन्नान ने एक चिट पर अपना पता लिख दिया और कमरे से बाहर आने लगा। एक और बात, पास्कल ने उसे पुकारा और फिर उठकर बैठ गई। अब क्या है? सन्नान ने पीछे मुड़कर सख्ती से पूछा। तुमने आज वो तमाम काम अपने जिम्मे लिए हैं जो उमूमन खाला करती हैं, मसलन शाम का खाना इकट्ठे बैठकर खाना, फिर मुझे बिस्तर में लिटाकर कंबल ओढ़ाना, लोरी सुनाना वगैरह। लेकिन सबसे जरूरी बात भूल गए हो। और वो क्या है? पास्कल ने जवाब देने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और लबों को भेंचकर हल्की सी जुम्बिश दी। सन्नान ने सर हिलाया। हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है। पास्कल ने पट से आंखें खोल दी। हम इस वक्त तुम्हारे मुल्क में नहीं हैं, उसने शरारत आमेज लहजे में कहा और फिर आंखें मूंद ली। सन्नान ने अपने लंबे बालों में उंगलियां फेरी और फिर पास्कल के पास आ खड़ा हुआ, जो बड़े मजे से बिस्तर पर किसी साधु के मानिंद आलती पालती मारे आंखें बंद किए एक खुसूसी यूरोपी शब बखैर कहने की रस्म के इंतजार में बैठी थी। सन्नान ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। शब बखैर पास्कल। पास्कल ने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। सन्नान ने नरमी से अपना हाथ पास्कल की गिरफ्त से आजाद किया और फिर खामोशी से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपने आज की किस्त मुलाहिजा की। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
ہم مزید ویڈیو لے کے جلد حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.